आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर भारत ने लगाया बैन, शोएब अख्तर आरजू काजमी का यूट्यूब चैनल भी बंद। पहलगाम हमले पर विधानसभा में भावुक हुए सीएम उमर अब्दुल्ला। जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, खरगे ने की अगुवाई, मोदी पर साधा निशाना। पहलगाम हमले को लेकर पाक पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा पाकिस्तानी हुकूमत की नाजायज औलाद है लश्कर-ए-तैयबा। निशिकांत दुबे बोले भारत में 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियों की शादी, आतंकवाद का नया चेहरा आया सामने। गाजा में गेहूं भी खत्म, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि 20 लाख फिलिस्तीनी रह सकते हैं भूखे। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। अब भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगा दी है। इन चैनलों में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी जैसे कई बड़े यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। आप नेता संजय सिंह ने भारत द्वारा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने पर कहा कि इस समय पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये ठीक नहीं है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया है तो ठीक है। ये भाई, पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए? और जाहिर सी बात है वो इस हमले को सही नहीं मानेंगे। वो आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, वो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के द्वारा वो संचालित किए गए थे, वो नहीं मानेंगे। वहां पे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, उनको पूरा संरक्षण सरकार देती है, उनको पैसे देती है, हथियार देती है, कहां मानेंगे वो? तो जो भी, और मैं तो ये कहता हूं जो यहां का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, शर्म आती है वो पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को बिठाते हैं। क्यों बिठाते हो आप? पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में, तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बिठाते हो। शर्म नहीं आती? सिर्फ रुपया कमाना है। पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बैठ के क्या बोलेगा? वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा। हिंदुस्तान के खिलाफ कौन बुलवा रहा है? सारे प्रमुख चैनल। आप अपनी टीआरपी, अपने उसके चक्कर में देश के बारे में जरा सा भी कुछ सोचना नहीं है, और सरकार भी इस पे चुप रहती है। आपने यूट्यूब चैनल पे बैन लगाया, बिल्कुल ठीक किया। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को अपने टीवी चैनल पे बुलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एलओसी पर लगातार हो रही फायरिंग को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही झूठ बोलता है, इसीलिए भारत को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसी पर फोकस रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिसके दीर्घकालिक परिणाम हो, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ झूठ बोलता है। पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है। हमें तो निर्णय अपना करना है। लेकिन इस बीच सर, जो गृह मंत्रालय की सिफारिश पे सरकार ने फैसला लिया है, वो भड़काऊ और सांप्रदायिक और सेना के खिलाफ गलत चीजें प्रसारित करने को लेकर भारत सरकार ने समा टीवी, आर न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज, जो यूट्यूब है पाकिस्तान का भारत में, उस पर बैन लगाया है, फिलहाल प्रतिबंध लगाया है। अच्छा है, हम तो सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि शशि थरूर ने जो बात कही है उस पर हंगामा बरपा है। थरूर साहब ने कहा कि कभी किसी देश के पास 100% इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता है, सुरक्षा चूक हुई है, दुनिया के बाकी देशों से भी इंटेलिजेंस फेल्योर होता है। एक तरीके से सरकार का बचाव किया है कि अभी इस वक्त सरकार से ये सवाल पूछने का सही माकूल वक्त नहीं है। देखिए, अभी जवाब देने का वक्त है, अभी इन बातों के अंदर उलझने का मैं समझता हूं कि कोई वक्त नहीं है। लेकिन सर, अब सिद्धरमैया साहब ने जो बात कही थी कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, उसको बीजेपी बार बार कह रही है कि जो भाषा सिद्धरमैया की है वो वही भाषा है जो पाकिस्तान के मंत्री। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं? अब आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है।
लेकिन सर जो पीड़ित परिवार है वो न्याय मांग रहा है, विपक्ष समर्थन देकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है, प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो होता है पूरा। इधर सर आपके जम्मू कश्मीर के नेता हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने भी ये बात कही है कि डायलॉग से, टेबल टॉक से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों को शांति बरतनी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। इस तरह के बयान को तो भाजपा फिर कंडेम करेगी। नहीं तो देखिए, भाजपा का, हम तो पूरी पार्टी, तारिक कारा साहब ने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो फिर इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप काम करिए ना, इधर उधर की बात मत करिए, काम करिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बार बार कल मन की बात में भी कार्रवाई की बात दोहराते हैं तो इतना शक को स्वभाव क्यों है आप लोग? हमें कहाँ शक हो रहा है? हम तो कह रहे हैं करिए ना, हमें कहाँ शक हो रहा है? आप लोग पता नहीं क्यों बातें निकालते हैं। हमने कब कहा शक हो रहा है? लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं सरकार क्या एक्शन लेगी। तो ये तो सरकार बताएगी, हम तो साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान कौन कौन गया था उन पर सब पे सवाल खड़ा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने यहाँ देख लीजिए कौन कौन पाकिस्तान गया था। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ सवाल खड़ा करिए ना कि कौन कौन पाकिस्तान गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक स्वर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। विशेष सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ दिन पहले हम इस हाउस में थे, बजट और कई मुद्दों पर बहस हुई। अंतिम दिन हम चाय पी रहे थे और सोच रहे थे कि कश्मीर में अगला सत्र होगा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि हमें यहाँ इस माहौल में मिलना पड़ेगा। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाईं, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा हो, उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। मैंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि जब देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। हमारे देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से?
बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये बीजेपी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस बीच एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान हुकूमत की नाजायज औलाद है। ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताया है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर करना बहुत जरूरी है। वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है, हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकारी जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट को। युद्ध कितना महंगा पड़ेगा भारत को? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे, ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं था कि वो धर्म पूछकर मारे। आज मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना, यह गलत है। भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश में पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आया है, क्योंकि 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं यहां शादी करने के बाद भारत में रह रही हैं, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है, जब वीजा कैंसिल हुआ, उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं। और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं,
ये एक जांच का विषय है। और यहाँ लड़का नहीं मिलता क्या? यहाँ लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है जो है यहाँ शादी की है, तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। पाकिस्तान हमारे यहाँ जो तबाही पैदा किया है, जो हमारे लोगों को मारा है, और उसको जिन लोगों ने यहाँ साथ दिया है या जिन लोगों ने साथ देने की मंशा से यहाँ शादी का बहाना बनाया है, उनको भी टाइट करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद शशि थरूर की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने शशि थरूर की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया है। उदित राज ने पूछा कि क्या थरूर कांग्रेस या भाजपा से जुड़े हैं। उदित राज ने कहा कि मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी में है या फिर भाजपा में। पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? यही मोदी जी थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है, केंद्र पर है। और दूसरी बात है कि यही मोदी जी प्रचार कर रहे थे कुछ दिन पहले, अब आतंकवादी ये नहीं है कि मार करके वापस चले जाएंगे। फिर यही मोदी जी अमित शाह कहते हैं कि अब तो आतंकवादियों की कमर टूट गई है। तो भैया फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात तो मोदी जी, अमित शाह, ये सरकार कर रही है। आप भारत सरकार को खंडन कर रहे हैं, सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं आप। उन्होंने दावा किया, हम थोड़ी कह रहे थे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और यह भी कहा 2013-14 के चुनाव में कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। शशि थरूर को यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या घुस करके मारे? शशि थरूर को यह भी पूछना चाहिए कि कांग्रेस या यूपीए सरकार पीओके नहीं ले पाई, इसी पर बीजेपी घेरती है, तो शशि थरूर को पूछना चाहिए कि पीओके कब ले हैं आप? और शशि थरूर को यह भी पूछना चाहिए कि जो बैचरन है पहलगाम में, जो ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला कि तो 2 दिन पहले खुला और टूरिस्ट ने और वहां के ऑपरेटर ने बताया नहीं, पूरे साल खुला रहता है। तो शशि थरूर क्या वकील बन गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का? जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2024-25 में एक बार फिर से वाम समर्थित गठबंधन का दबदबा कायम रहा। एआईएसए-डीएसएफ गठबंधन में अध्यक्ष समेत कुल 3 प्रमुख सीटों पर जीत हासिल की। इस बार एबीवीपी ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की है। इस बीच चुनाव परिणाम पर बयान आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वामपंथी छात्र संगठनों ने नेताओं ने दावा किया है कि जेएनयू हमेशा से लाल रहा है और आगे भी लाल ही रहेगा। वहीं एबीवीपी नेताओं का कहना है कि हमारे संगठन ने इस बार 1 सीट पर जीत हासिल की है, अगली बार हम 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। ये जेएनयू पर जो लगातार 10 सालों से अटैक है, ये उस भाजपा सरकार की लगातार इस कैंपस में जो फंड को काटा जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है, ये जेएनयू जो लगातार 10 सालों से इस कैंपस में भाजपा के फुट सोल्जर एबीवीपी को हरा रहा है, ये फिर से उसको एक चेतावनी है कि जेएनयू की तरफ अपनी नजर मत दिखाइए, क्योंकि जेएनयू खड़ा रहेगा और आपको हर कदम पर हराएगा और डिफीट करेगा। यही मैंडेट है इस कैंपस का। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है, उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है,
उसको दोबारा रजिस्ट्रेट किया जाएगा, जीएस कैश को वापस लिया जाएगा, सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। ये जो जीत है वो पूरी के पूरे कैंपस की जीत है और ये जीत है बाबा साहेब की जीत है, बाबा साहेब के सपने की जीत है। वो कहते थे कि हम एकता चाहते हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार मुसलमानों के ईमान पर, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, इमामबाड़ों पर एक हमला कर रही है। इस कानून का मकसद जायदादों को बचाना नहीं बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। हमें उम्मीद है कि ये कानून वापस लेना पड़ेगा। मकसद यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एक काला कानून मरकजी हुकूमत बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में एक अवामी एहतजाज के प्रोग्राम को तय किया है और उस प्रोग्राम के लिहाज से एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे दीगर अपनाए वतन से मुलाकातें भी हो रही हैं और 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम है, ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है। तो बकरीद तक करीब 6 जून तक इस तरह के अवामी प्रोग्राम पूरे मुल्कगीर पैमाने पर चलाए जा रहे हैं और इसीलिए कल परभनी में एक बहुत अजीमुशान वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक जलसे आम भी हुआ है और आज मालेगांव में खवातीन का एक प्रोग्राम होगा और फिर कल जलसे आम भी होगा। हमारे कासिम रसूल साहब तर्जुमान है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी आए हैं। तो आप हम दोनों से सवाल कर सकते हैं, मुझसे करके मेरे को छोड़ दो, आप मेरे को जाने का है। जरा क्या लगता है बिल वापस होगा, इसके लिए जो मेहनत की जाएगी? दिल्ली की रेखा सरकार ने आज आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के 70 साल या उससे ज्यादा की उम्र के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को पहला वय वंदना कार्ड वितरित किया। महिला पुरुष हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें और कुछ नहीं चाहिए। यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। बस्ती में संविधान बचाओ रैली की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और संविधान को बदलने की साजिश में लगी हुई है। नहीं, हम लोग बस्ती जा रहे हैं। बस्ती में संविधान बचाओ रैली हो रही है जो पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित है। उसके तहत सभी लोग बस्ती जा रहे हैं और जो संविधान पर लगातार बाबा साहब के बनाए संविधान पर हमला हो रहा है उसको पूरी बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और पूरे देश के अंदर आज ये रैली हो रही है। उसके तहत आज हम लोग बस्ती जा रहे हैं। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है, ये आतंकवादी घटना है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी। 16 चैनलों को जो कश्मीर के जो पाकिस्तान जो चैनल चला रहा था 16 चैनल प्रतिबंध किया गया। जो भी देश के खिलाफ चीजें हैं उनको निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए। पूरे देश के साथ सब लोग खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। निश्चित तौर से जो भी घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अच्छा, राहुल गांधी का अपने सांसद क्षेत्र 2 दिन का दौरा है क्या? राहुल जी आ रहे हैं, अमेठी रहेंगे, रायबरेली रहेंगे। उसके बाद वो शुभम द्विवेदी जो शहीद हुए हैं पहलगाम में आतंकवादियों की जो गोली से जो मारे गए शुभम द्विवेदी, उनके परिवार में जाएंगे और उनको जाके अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। किस कार्यक्रम में जा रहे हैं आप? हम बस्ती जा रहे हैं संविधान बचाओ रैली में।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में जिला, ब्लॉक, मंडल और गांव स्तर तक रैलियों के आयोजन में शामिल होंगे। खड़गे आज दिन भर जयपुर में ही रहेंगे। खड़गे को प्रदेश कांग्रेस की ओर से संगठन के अब तक भरे पदों की रिपोर्ट दी जाएगी। रैली के अलावा तीनों बैठक में संगठन की मजबूती और जिला अध्यक्षों को रैली में जिलों में मजबूत बनाने पर खड़गे का फोकस रहेगा। पूरे देश के सब राज्यों के अंदर 25 से 30 के बीच में रैली हो रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, ब्लॉक पे होगी। पूरे देशवासियों को बताया जाएगा कि जिस प्रकार ये फासिस्ट ताकतें जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो सबको मालूम है कि क्या क्या देश में हो रहा है। चाहे चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी में दबाव रहता है, और जिस प्रकार इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, ये तमाम जो हरकतें हो रही है, माहौल ऐसा बन गया कि लोग चिंता करने लग गए। तो संविधान से देश चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, तब तो सब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, सबको समानता का अधिकार मिलता है। तो उसी के अंतर्गत भी जो सोनिया जी और राहुल जी पे जो ईडी ने चार्जशीट पेश की है, तो पूरी तरह पागलपन है। जो अखबार हमारा 90 साल पुराना अखबार है, हमारा खुद का नेशनल हेराल्ड, पंडित नेहरू ने शुरू किया, वो अखबार समय के साथ में आजादी की जंग में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। सबको गर्व है विरासत पर, नेशनल हेराल्ड की विरासत पर। समय के साथ में ऐसी स्थिति बन गई कि अखबार का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ गया, अखबार बंद करना पड़ा। वो कर्मचारी जो हैं उनको 10-10 साल तक, 12-12 साल तक सैलरी नहीं मिली। तो कांग्रेस ने वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तमाम लोगों की सैलरी दी गई, वीआरएस दिया गया, पीएफ दिया गया, और कर्मचारियों के हितों की बात की गई। 90 करोड़ रुपए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनरवा ने कहा कि इजराइल की बढ़ती घेराबंदी और मानवीय सहायता पर लगातार रोक की वजह से गाजा पट्टी में उसके आटे का भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि उसके आटे का स्टॉक कई दिनों से खत्म हो रहा था, और कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी 25 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी कि गाजा में उसके खाद्य स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन रक्षक सहायता ले जाने वाले लगभग 3000 ट्रक अभी भी गाजा में एंट्री के लिए इजरायली परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने 2 मार्च से बंद क्रॉसिंगों के जरिए मानवीय शिपमेंट के रास्ते को बंद कर दिया है। बद से बदतर होती जा रही गाजा में भुखमरी की स्थिति। UNRWA ने चेतावनी दी है कि गाजा में भुखमरी बढ़ती जा रही है, और इस बात पर जोर दिया कि बच्चों सहित 2.4 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनी गंभीर खाने की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गाजा के लोगों का जिंदा रहने का मात्र एक ही सहारा बचा है, वो है चैरिटी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराया गया खाना। रिपोर्ट के मुताबिक UNRWA चीफ ने कहा कि इजराइल की एड नाकाबंदी के कारण गाजा पट्टी में बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इजराइल की सरकार खाने और अन्य बुनियादी चीजों के प्रवेश को रोक रही है। ये मानव निर्मित और राजनीति से प्रेरित भूखमरी है। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने से घेराबंदी के बाद भी आपूर्ति लाने के आह्वान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खुलासा किया है कि उसने गाजा के रसोई घरों में अंतिम खाद्य आपूर्ति वितरित कर दी है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।